जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th की स्टार्टिंग करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ। तो आपको रेगुलर वीडियोस क्लास 10th की प्रोवाइड होती रहेगी, तो जुड़े रहिएगा। तो आज जो हमारे सामने टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है और इसको हम 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम थ्योरी आपके सामने आ पाए, फिर उसके बाद की वीडियोस में हम इसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं जरा कुछ चीज़ के बारे में कि व्हाट इज़ लाइट। जो आपके सामने वर्ड आया लाइट, ये लाइट क्या होता है। जैसे कि आप अपने आसपास जो नेचुरल फिनोमिनास को देखते हैं कि आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, किस चीज़ की वजह से देख पा रहे हो, लाइट की वजह से, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट को अगर हम बात करें तो लाइट इज़ द एनर्जी, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उन सभी चीज़ों को जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। इसका मतलब लाइट एक तरीके से एनर्जी का वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे सामने अगर ये एक पेन ही है सपोज दैट, और हम इस पेन को देख पा रहे, वी आर एबल टू सी दिस पेन क्लियरली। तो हाउ वी आर एबल टू सी, विच फिनोमिना ऑफ फिजिक्स इज एक्टिंग देयर। तो क्या होगा, जो लाइट रे किसी भी सोर्स से अगर आपके पास आ रही है, वो जब स्ट्राइक करेगी इससे, तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी, यानी कि इससे टकरा के वापस आएगी। तो जब टकरा के वापस आएगी हमारी आइज़ में, तो आइज़ में अलग अलग फिनोमिना होता है। एट लास्ट आइज़ में, रेटिना में हमारी इमेज बनेगी, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये हमारा पेन है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली सीन कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइट्स में आइज़ का क्या, जितने भी फिनोमिना होते हैं उसका क्या वर्किंग होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप ये समझ लीजिए एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रे किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है। दैट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक, ये कोई भी एक हमारे पास प्लेन सरफेस है, और उस प्लेन सरफेस से हमारे पास ये एक लाइट रे आई, ठीक है। फिर लाइट रे इस पॉइंट से स्ट्राइक करी, तो ये जो लाइट रे आपके पास आ रही है, ज़रा देखिएगा, जो लाइट रे आ रही है, इनकमिंग लाइट रे, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये लाइट रे जाएगी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जाएगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली ये एक नॉर्मल प्लॉट हो रहा है जो परपेंडिकुलरली उसी पॉइंट पर आएगा। तो जैसे यहाँ नॉर्मल प्लॉट होगा, तो जो लाइट रे है हमारी, ये जो रिफ्लेक्टेड है, ये चली जाएगी वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो गई। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दैट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारे जो नॉर्मल है एन, इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच में आप देख पा रहे हो एंगल में हो रहा है, तो ये एंगल हमारा होता है आई, एंगल आई। फिर उसके बाद जो हमारा ये देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में ये जो एंगल फॉर्म होता है ये होता है आर। यहाँ पे एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, आइए इसको समझते हैं। एंगल आई यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो आप एंगल आर देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई और आर का मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम से ये समझे तो मेनली हमारे पास 2 लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको करने से पहले अगर हम फिर से इसकी डेफिनेशन को समझे, तो फिर से इसकी डेफिनेशन को समझिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फिनोमिना ऑफ रिटर्न बैक of light ray when it strikes on any surface
इसी को हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? द फिनोमिना ऑफ रिटर्न बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस। जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद उसी सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे आसपास जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ को जो अपने आसपास चारों तरफ जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, वो केवल और केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख पा रहे हो। ठीक है, तो लाइट का यही एक फिनोमिना है, इसकी वजह से वी ऑल आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, तो ये हमारा फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू टाइप्स के आपके ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपका प्लेन सरफेस होना चाहिए। ठीक है, प्लेन सरफेस होगा तभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। देखिए क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक चीज़ और होती है कि अगर हमारी मान लीजिए हमारे पास प्लेन सरफेस है और यहाँ से दो रिफ्लेक्टेड रे आई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये हो गई। ये दो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास आई, अलग अलग कलर से हम आपको शो करेंगे। तो टू रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर इंसिडेंस करी। मान लीजिए कि इसके लिए नॉर्मल का वर्क ये हो गया, और अगर इसके लिए बात करें, इसके लिए नॉर्मल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल से आपकी क्या होगी, ये नॉर्मल यहाँ से जो आपका एंगल आई होगा वही आपका एंगल आर हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा, रूल अभी मैं आपको बताऊँगा, पहले टाइप समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद जब यहाँ से आप देखेंगे ये लाइट रे ऐसे चली गई, फिर इसके बाद जो दूसरी लाइट रे थी हमारे पास, वो दूसरी लाइट रे देखिए ये भी ऐसे चलेगी। यानी कि जो दोनों लाइट रेज आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइट रेज ही एक दूसरे के पैरेलल है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे हम कहेंगे कि अगर आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज भी इंसिडेंट रेज जैसे पैरेलल आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर आपके पास दो पैरेलल इंसिडेंट रेज आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज टू पैरेलल इंसिडेंट रेज द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा पैरेलल इंसिडेंट रेज किसी सरफेस पर, किसी प्लेन सरफेस पर स्ट्राइक करती है और हमको दो आपकी पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ज़रा समझिएगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा इस पर डिफरेंस हो जाएगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपके पास रफ सरफेस होना चाहिए। पहली कंडीशन कि आपके पास रफ सरफेस होना चाहिए, और उसके बाद जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है जो पैरेलल हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसमें क्या था, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज थी, रिफ्लेक्टेड रेज, मुझे रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या थी आपकी, पैरेलल थी। ये पैरेलल का सिंबल हमने बना दिया, ये क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, लेकिन अगर इस केस पे अगर हम बात करें, इसमें आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये पैरेलल नहीं होगी, नॉट पैरेलल। कैसे नहीं होगी, आइए ज़रा समझते हैं। हाँ, वाओ वी कैन से दैट दे आर नॉट पैरेलल। तो देखिएगा यहाँ से ये आपकी रफ सरफेस है, यहाँ से एक लाइट रे आपकी ऐसे आई, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। फिर यहीं पे अगर मैं दूसरी रे ली जो इसी के पैरेलल आ रही थी, लेकिन इसके पैरेलल आई, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे वो देखिए ऐसे चली गई। अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हमारी कैसी हो गई, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन और उसके टाइप्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए आगे बात करते हैं इसके लॉ की। ठीक है, इसके कितने लॉज होते हैं इसकी बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डायग्राम को एक बार फिर से ज़रा समझ लीजिए, देख लीजिए डायग्राम को क्या है। अगर इस आप डायग्राम को देख पा रहे हो अच्छे से, तो यहाँ से आपकी ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी गई और ये नॉर्मल हुआ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ आप आराम से डिजिटल बोर्ड में आपको क्लियरली सीन हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि ये इंसिडेंट रे आई डिजिटल बोर्ड पे ऐसे रखी है, ये रिफ्लेक्टेड रेज भी डिजिटल बोर्ड पे प्रेजेंट है और नॉर्मल भी पर प्रेजेंट है, और यहाँ पे सरफेस भी ऐसे ही रखा हुआ। तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही चीज़ें सेम सरफेस पर लाई कर रही।
तो यही हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जरा डायग्राम से आप समझ गए। यहाँ पे भी लिख भी लेते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड reflected ray all lies on the same plane, all lies on the same plane। ठीक है, फिर से इसको पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये सभी कहाँ पे लाई कर रहे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई कर रहे। कैसे, जरा डायग्राम की हेल्प से फिर समझिए। इंसिडेंट रे के बाद आपको क्या लिखा, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, चार चीज़ें। इंसिडेंट रे ये आपको ध्यान रखना है, फिर नॉर्मल, इंसिडेंट के बाद नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल कहाँ पे बना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बना है, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। फिर सेकंड लॉ हमारा क्या होता है, सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर, ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे, यहाँ से आप देख पा रहे हो एंगल आई, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या है, फिर से हम आपको बता दे रहे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। And the second law is angle of incidence will be equal to the angle of reflection, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों आपके कंप्लीट। अब देखिए इससे न्यूमेरिकल कभी कभी कैसे कंफ्यूजिंग में आ जाते हैं। देखिए पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा टेक्निकल जो उससे बन सकता है। वैसे टेक्निकल होता नहीं है, लेकिन बच्चे जल्दी में गलत कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका एंगल 35 है और आपसे पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, तो सिंपली आप कहोगे सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, अभी आपने बताया, तो ये जो x की वैल्यू है वो भी 35 डिग्री हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गलती होती है, ये गलती तब होती है जो न्यूमेरिकल में आगे कराने जा रहे, जब आप लोग ये सोचते हो कि हाँ हमें आता है, हम आराम से कर देंगे, तो कॉन्सेप्चुअल बनना होता है। जैसे हमने यहाँ से कह दिया ये 20 डिग्री सपोज दैट, और हमने कहा कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जस्ट फाइंड आउट द वाई, ठीक है। आप चाहो तो उसको ज्योमेट्रिकली भी कर सकते थे कि अरे सर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे वाई आ जाएगा, लेकिन अगर इसको यहाँ से देखें तो ये तो नॉर्मल है आपका, और आपको पता है नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास क्या है, ये वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो ये 90 माइनस 20 करेंगे तो क्या बचेगा, 70। और अभी आपने पढ़ा एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जो आपकी वाई की वैल्यू है, वो वाई की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 70 डिग्री आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर एक न्यूमेरिकल जो इसका थोड़ा सा, अब थोड़ा टेक्निकल और न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल कैसे दे सकता है कि दो प्लेन मिरर है आपके पास इस तरीके से, यहाँ से लाइट रे आपके पास आई और इस तरीके से चली गई यहाँ पे ऐसे, ये जो एंगल आपसे यहाँ मेक करते हो, ये दो नॉर्मल ऐसे प्लॉट हो गए, ठीक है। ये आपका एंगल है लेट अस सपोज 30 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर हम इस फर्स्ट प्लेन मिरर से देखें, ये प्लेन मिरर एक ये है फर्स्ट और ये प्लेन मिरर है सेकंड, दोनों प्लेन मिरर आपके राइट एंगल को मेक कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री पर रखे हुए। तो जब ये आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपको पता है कि ये नॉर्मल है, तो जब ये 30 है तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये 60 है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया आपका। अब ये बात आती है कि ये जो वैल्यू थी आपके पास, ये भी 90 डिग्री थी, ठीक है। यहाँ से बात समझिएगा,
तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। 90 + 30 कितना हो गया, 120। और ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 180 - 120 क्या हो गया, 60 हो गया। अब ये नॉर्मल था आपका, ये वाला ये नॉर्मल है। अब जब ये नॉर्मल है तो सेकंड मिरर के लिए नॉर्मल है, तो 90 - 60 कितना बच गया यहाँ पे, 30, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो एक इस टाइप का न्यूमेरिकल भी कभी कभी आपका पूछा जा सकता है, जो आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल से आपके आते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल अगर थोड़ा सा और अगर हम दे दें, तो ये इसी टाइप का है। यहाँ से लाइट रे आपकी ऐसे रिफ्लेक्टेड हुई, ऐसे चली गई। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये 35 डिग्री दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये भी फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई दोनों फाइंड आउट करना है। तो सेम लॉजिक आपका इसी तरीके से लगेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप देखोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका प्लेन मिरर हो गया, ये आपका सेकंड प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर सेकंड, ये प्लेन मिरर फर्स्ट। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके आप हमें फाइंड बताइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए 2 पार्ट में वीडियो बनेगी। जो थोड़ी बहुत थ्योरी छूट जाएगी तो उसको हम लोग सेकंड पार्ट में भी कर लेंगे और थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, आराम से हम लोग करेंगे, अभी बहुत समय है हम लोगों के पास, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो टॉपिक अगर छूट जाए या जो आपको लगे कि ये आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, हम लोग उस टॉपिक को भी फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो आप टॉपिक कहोगे वो पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर देखिए क्या होगा। आपने क्रिकेट की बॉल देखी होगी। क्रिकेट की बॉल किस शेप में होती है, क्रिकेट की बॉल आपका स्फेरिकल शेप में होती है। ठीक है, तो उसी तरीके हमने क्या किया, मान लिया एक स्फेयर हमने ले लिया। ठीक है, स्फेरिकल शेप में सपोज दैट, और उस स्फेरिकल शेप को हमने क्या किया, कट कर दिया परपेंडिकुलरली। एक बार इधर से परपेंडिकुलरली कट कर दिया, फिर इधर से परपेंडिकुलरली कट कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि अगर ये एक स्फेयर है तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, बिल्कुल होगा, सेंटर सी होगा। तो होता क्या है कि अगर हमने कोई भी स्फेरिकल मिरर लिया, तब एक तरीके से ग्लास का स्फेरिकल मिरर लिया, कांच का स्फेरिकल, कांच का एक तरीके से हमने एक स्फेयर ले लिया। ठीक है, इफ वी टुक अ ग्लास स्फेयर, और उस ग्लास स्फेयर को हमने इस तरीके से कट कर दिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली हमने क्या किया, कट कर दिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे कड़ा है, इसको आपने इस तरीके से परपेंडिकुलरली कट किया, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। फिर कट करने के बाद आपने क्या किया, उसकी किसी भी एक साइड में पॉलिश कर दी। मान लिया हमने एक बार इधर से पॉलिश कर दी आउटर साइड से, फिर एक बार इनर साइड से पॉलिश कर दी। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब हमने पॉलिश करी तो एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे जब पॉलिश करी तो इनर साइड से करी, यानी कि आउटर साइड हमारा बिल्कुल अभी भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। और यहाँ से हमने जब पॉलिश किया तो आउटर साइड से किया, यानी कि इनर साइड से अभी भी हमारा रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, ओके। तो जब भी हमारा आउटर साइड रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल हो, या अगर हम ये कह दें कि अगर इनर साइड को हमने पॉलिश, मतलब एक तरीके से पॉलिश कर दिया, वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, वो आउटर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप समझ गए, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर जिसमें आपका रिफ्लेक्शन बल्गिंग साइड से होता है, यानी कि जो उभरी हुई चीज़ है, उभरी हुई आपकी सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। फिर अगर आपका रिफ्लेक्शन दबी हुई सतह से हो, यानी कि आपका जो इनर प्लेस है, इनर सरफेस है, इफ़ द रिफ्लेक्शन अकरिंग फ्रॉम द इनर सरफेस, तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे उसको बच्चों हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो वो होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन है। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन आपकी आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है जरा समझिएगा। जो आपने हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया था, आपने क्या लिया था, एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया था, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, अच्छा, जब हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया था तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज मेड, फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज मेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का वो सेंटर जिससे हम लोग क्या बना रहे हैं, स्फेरिकल मिरर फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्म आपका आता है, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग समझ गए होंगे। जो आपकी डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी, वही डेफिनेशन आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी होगी। क्या करोगे? द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज मेड इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको कट किया इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमारे मान लीजिए AB और ये पॉइंट हो गया XY। ठीक है, तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं इसे बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। ये जो इसकी डिस्टेंस होती है, एपर्चर ऑफ द मिरर। व्हाट इज द एपर्चर ऑफ द मिरर? द लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। जो एपर्चर है, यानी कि जो लेंथ है इसकी, ये जो आप देख रहे हैं, किसी भी स्फेरिकल मिरर की जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। एक्चुअली में एपर्चर को आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर का दरवाज़ा, उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी घर के दरवाजे की, तो उसका मतलब हम ये कहेंगे कि उसका एपर्चर उतना ही ज़्यादा है। जितनी कम हाइट होगी घर के दरवाजे की, उसका एपर्चर उतना ही लेस होगा। तो उसी तरीके से जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो आपका चाहे कॉन्वेक्स भी हो सकता है या फिर कॉनकेव भी हो सकता है। तो उसकी जो लेंथ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो लेंथ है, उसे हम बोलेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर, यानी कि लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी, किसकी? स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर। उसे हम क्या बोल देंगे? एपर्चर कह देंगे। फिर इसके बाद एक आपकी आता है पोल। व्हाट इज पोल? पोल को डिनोट करते हैं सिंपली हम लोग P से। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं उसके मिड पॉइंट को हम पोल बोलेंगे। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया उसके मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। फिर इसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ऐसी लाइन जो P और C को ज्वाइन करती है। P और C को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग P एंड C इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर को ज्वाइन कर रही है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर इसके बाद इसमें आता है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस अगर जनरली आपको डेफिनेशन देनी हो तो फोकस क्या होता है? द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C, मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड द फोकस। तो ये फोकस की आपकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे फोकस, या इसको हम लोग कभी कभी प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, अगर बुक में अगर प्रिंसिपल फोकस लिखा हो तो वही बात है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसी से फोकल लेंथ आता है लास्ट। देखिए 7 आ गया, थाला फॉर अ रीज़न। तो थाला फॉर अ रीज़न आपका ये हो गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड M, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर आप डेफिनेशन टेस्ट में लिखोगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, ऐसे सिंपली आपको दिखाना। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई स्फेरिकल मिरर। आज हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा और स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब क्योंकि क्लास 10th में हम लोग को बड़े आराम से पढ़ना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट रहा हो या ना आ रहा हो तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ ऐड होइए, और जो टॉपिक आप छूट रहा हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उस टॉपिक को लिख के भेजिए।
यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे और सारा टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ नहीं है। आराम से आप लोग पूरी हिम्मत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ताकत से पढ़िए और आगे बढ़िए। आपके लिए मदद के लिए हम बैठे हैं। जो भी आपको डाउट हो किसी भी तरीके का, आप टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसका आंसर दिया जाएगा। और यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे और पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे बड़े आराम से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए वैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत समय है, सेशन स्टार्ट हुआ है और आराम तक जाते जाते लास्ट तक जब आप लोग यहाँ होगे 1 साल बाद, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पूरा हो गया। बस थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, हम भी करेंगे और साथ चलेंगे, तभी हो पाएगा। और जो भी आपके डाउट्स हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप पूछिएगा, न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए जाएंगे। तो ये पहला पार्ट मैंने आपको कराया। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी वो इमेज फॉर्मेशन की आएगी, कि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आपने देखे, इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, फिर इसके यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के, फिर इमेज कितने टाइप्स की होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड वीडियो उसकी बनेगी, उस पर हम लोग इससे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स की डील करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, क्योंकि रेगुलर अब आपको कंटेंट मिलता रहेगा और हम लोग की पढ़ाई रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके साथ अटैच्ड है और जो स्पेशली क्लास 10th में गए हैं, उनको आप लोग शेयर करिए ये लिंक को और आगे बढ़ाइए। खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि जब अगर आप खुद पढ़ के दूसरों को भी पढ़वाओगे या पढ़ाई में किसी की हेल्प करोगे, तो आपको भी वो चीज़ अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। लिंक को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस आराम से मिलते रहे, ठीक है। ओके बेटा।